स्टूडेंट्स, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 11 के छात्रों को मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, और जिसमें आज मेरा टॉपिक है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में विचलन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस। बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के तल पर परिवर्तित होता रहता है। यदि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ऊंचाई पर जी का मान कम होता है, ठीक है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर जी का मान क्या हो रहा है, कम होता है, और पृथ्वी तल से नीचे की ओर जाने पर भी जी का मान क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के तल पर जी के मान का विचलन, पृथ्वी के तल पर जी के मान में विचलन हम ये पढ़ेंगे। मैंने कहा कि पृथ्वी के तल से पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है और जी का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और यदि h बराबर इनफाइनाइट, यदि ऊंचाई, इतनी ऊंचाई हमने कवर कर ली जहां पर जो है ऊंचाई अनंत हो, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर, सतह से नीचे की ओर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर जी के मान में जो विचलन होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोलाकार न होकर के किस तरीके का होता है, अंडाकार के आकार का होता है। इस तरीके से पृथ्वी का आकार माना गया अंडाकार। और यहाँ पर इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ये वाली जो रेखा होगी इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये है आपका ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब जी का मान जो है, जी का मान ध्रुवों पर क्या होता है, ज्यादा होता है। जी का मान ध्रुवों पर क्या होगा, ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। यदि भूमध्य रेखा से ये भूमध्य रेखा है, यहां से यदि हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो ध्रुव के मान में, जी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। और यदि ध्रुवों से, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, यदि ध्रुवों से हम क्या करेंगे, भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, तो वहां पर जो है जी का मान क्या हो जाता है, जी का मान कम होता है। अर्थात आप देख रहे होंगे, चूंकि यहाँ पर जो पृथ्वी को हम क्या मान रहे हैं, अंडाकार मान रहे हैं, तो इसकी जो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे चपटी है, यहाँ पर जो है त्रिज्या कम हो जाती है, तो यहाँ पर ध्रुवों का मान क्या, ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा, और यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा पर त्रिज्या क्या, जहां पर त्रिज्या का क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वहां पर जी का मान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये पृथ्वी का जो जी में विचलन है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, पृथ्वी की आकृति पर, पृथ्वी की आकृति पर, तथा दूसरा उसका अपने अक्ष के परतों जो घूर्णन गति है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति पर, ठीक है। जो जी का विचलन है, पृथ्वी की सतह पर जो जी के मान में परिवर्तन होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, पृथ्वी की आकृति पर, और मैंने कहा पृथ्वी की आकृति क्या होती है,
गोलाकार न होकर के हम उसको अंडाकार मानते हैं। जहां पर त्रिज्या ज्यादा होगी वहां पर, जहां पर त्रिज्या ज्यादा होती है, धीरे धीरे देखिए, जहां पर चपटी है वहां पर त्रिज्या कम है, तो वहां पर दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जी का मान क्या है, अधिकतम है, क्योंकि केंद्र से त्रिज्या क्या है यहाँ पे कम है। और यदि जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है तो वहां पर त्रिज्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ जाती है, और वहां पर जी का वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं, इस तरीके से जो जी का मान होता है, जी की वैल्यू यहाँ पे होती है F बराबर एम जी, और जी एम ई एम बटे आर ई का स्क्वायर। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है तो एम से एम कैंसिल, तो ये जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। मतलब अर्थात पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसको हम आर ई मानते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या को हम क्या ले रहे हैं, आर ई। ठीक है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो केंद्र पर है। इसके द्रव्यमान कहाँ पर निर्भर करता है, केंद्र पर। कहाँ पर रहता है, केंद्र पर, माना उसका द्रव्यमान एम ई है। ठीक है, तो जब वस्तु जो है पृथ्वी तल से जब ध्रुव पर है तो जी का मान अधिकतम है। वस्तु जब यदि यहाँ पे है, एम द्रव्यमान कोई वस्तु इस सतह पर है, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, अधिकतम। अर्थात गुरुत्वाकर्षण जो नियम है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, मैंने आपको बताया था। केपलर का ने 17वीं शताब्दी में जो अपने प्रयोग दिया, जो निष्कर्ष दिया, उसके फलस्वरूप 17वीं शताब्दी में 1686 ईस्वी में न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, जो पिंडों पर निर्भर करता है कि जो प्रकृति में जितने भी पिंड हैं वे उन पर कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। अर्थात किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण बल, हमेशा पिंडों के मध्य कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण। ठीक है, और आवेशों की बात करेंगे, यदि हमने आवेश पढ़ा हुआ तो आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, मतलब यदि धन और धन आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण ऋण आवेशों को हम नजदीक लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और धन ऋण आवेश आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो ये हमने वैद्युत बल में पढ़ा था, आकर्षण और प्रतिकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा उसमें केवल कौन सा काम करेगा, केवल दो पिंडों के मध्य हमेशा आकर्षण बल काम करेगा, उनके बीच माध्यम निर्भर नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता हो। तो बोलने का मतलब है कि जो पृथ्वी की जो आकृति पर जो है निर्भर करता है जी की वैल्यू। जो गुरुत्वाकर्षण जो नियम दिया गया है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये हमने जो है ग्रेविटेशनल फोर्स माना जी एफ बराबर होता है जी एम ई एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, माना एम जो है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी के सतह पर है। ठीक है, और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान हो एम ई है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और उनके बीच की दूरी मानो सपोज क्या है, आर ई है, उनके बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या क्या है, आर ई है। तो ये हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। ठीक है, और जो जिस बल के द्वारा वस्तु यहाँ पर है पृथ्वी के सतह पर, वो बल हो जाएगा F बराबर एम जी के, क्योंकि जिस भार से वस्तु यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर है, जिस वस्तु का जो भार पृथ्वी की सतह पर है, वो भार किसके बराबर होगा, बल के बराबर। इसलिए एम जी बराबर जो है जी एम ई एम, इसलिए एम बराबर एम ये एम राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो बोलने का मतलब है जो पृथ्वी की सतह पर जी के मान में जो विचलन होता है वो किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी की आकृति पर तथा पृथ्वी का अपने घूर्णन अक्ष के प्रति जो घूर्णन गति हो रही है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम जो है अगला टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाने में जी के मान में परिवर्तन। ठीक है, पृथ्वी के सतह से h मीटर की ऊंचाई पर। अब हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी तल से
ऊंचाई, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जी के मान में विचलन, ठीक है। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि पृथ्वी तल से, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। मैंने कहा कि माना ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, माना ये पृथ्वी है बच्चों, ठीक है, और इस पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, आर ई है। बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर त्रिज्या का कोई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, और इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, जो केंद्र पर स्थित है। संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्र पर, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है एम ई, ठीक है। और यहां से मैंने कहा कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, माना एच मीटर, माना कोई वस्तु है जो पृथ्वी के सतह पर है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, एम ई। अब इस सतह ए पर कोई वस्तु है, पृथ्वी के सतह ए पर कोई एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, एच मीटर ऊंचाई जाने पर, माना वस्तु यहां पर आई, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान ये हुआ एम, वस्तु जो है ए से पी पर गई, ठीक है। तो यहां पर जो है जी के मान में जो परिवर्तन हुआ, एच मीटर ऊंचाई पर वस्तु के मान में परिवर्तन। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं, मैंने कहा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर, ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। जी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि माना कोई वस्तु, पृथ्वी के तल पर स्थित है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई तथा पृथ्वी का द्रव्यमान बिंदु ओ पर एम ई है। तो किसके अनुसार, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? किन्हीं दो पिंडों के, यहां पर जो है पिंड का द्रव्यमान m है और यहां पर द्रव्यमान क्या है, me। तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल G_m_E m/r⁴ का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये किसके अनुसार है, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। अब पृथ्वी के सतह ए पर जो वस्तु है, वह वस्तु का जो भार है वो mg है। मतलब इस सतह पर वस्तु जो बल लगा रही वह किसके बराबर है, भार के बराबर है। मतलब F बराबर mg बल से वस्तु पृथ्वी पर, F बराबर mg बल से वस्तु पृथ्वी पर स्थित है। जो वस्तु का क्या है, भार भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों
यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ बिंदु P पर हमने जो है माना h मीटर ऊंचाई पर वस्तु P है, यहाँ पर हमने g की वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वस्तु m गई यहाँ से यहाँ पे हम इसको ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने क्या निकालना है, g की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम मतलब वस्तु का भार सतह पर क्या है, mg, F बराबर mg, और F बराबर हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो जाएगा GME m अपॉन RE का स्क्वायर। ओके, m से m कैंसिल, ठीक। तो G बराबर हो जाएगा GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 इसको बोलेंगे, ठीक है। अब जो है, अब बात ये है कि हम कह रहे हैं कि पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊंचाई पर, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इस वस्तु को हम जैसे जैसे h हाइट पर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर g डैश, माना यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर उसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो g डैश है, ठीक है। और उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, उसकी जो है दूरी हो जाएगी पृथ्वी के केंद्र, माना द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी m, ये हो जाएगी RE प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बिंदु P पर पृथ्वी के सतह से h मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर हो जाएगा GME m अपॉन, ठीक है, RE प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। जो दूरी हो जाएगी पृथ्वी के केंद्र से, वो h, पृथ्वी के केंद्र से h मीटर, पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊंचाई पर जो वस्तु है, यहां से यहाँ की दूरी RE प्लस h हो जाएगी। अब ठीक है, और चूंकि बिंदु P पर बिंदु P पर G गुरुत्वाकर्षण का मान G डैश है। बिंदु P पर गुरुत्वाकर्षण G का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान G डैश है, तो G डैश भार से, G डैश मतलब यहाँ पर जो बल काम कर रहा है वस्तु पर, वो करेगा वस्तु के भार के बराबर। तो F बराबर m, द्रव्यमान m है और G डैश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। G डैश भार से वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर हम अब निकालते हैं, इस समीकरण 1 होगी। अब हम जो है दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा mg डैश, ये जो जिस भार से वस्तु यहाँ पर है वो हो जाएगा किसके बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, GME m अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो G डैश बराबर हो जाएगा GME बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारी क्या आ गई, 2। अब समीकरण 2 से 1 में भाग देने पर, यदि हम समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, अब हम समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा G डैश बटे G बराबर GME बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन GME बटे RE का स्क्वायर।
ठीक है, ये हमने भाग दिया तो ये हो जाएगा GME से GME कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा, जब हमारा जो निकला हो जाएगा RE स्क्वायर बटे RE स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो RE हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इस पे जो है RE स्क्वायर और RE हमने यहाँ क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। और RE स्क्वायर जो है हमारा, RE स्क्वायर जो है यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बच्चों ये RE कॉमन लिया तो चूंकि बाहर से वर्ग है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा H अपॉन RE, तो RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कैंसिल, तो जो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो है निकाल रहे हैं G के मान में परिवर्तन, इसलिए G डैश बराबर G बटे G बराबर हमारा आ गया 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। तो इसलिए G डैश बराबर हो जाएगा G अपॉन R 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये G की वैल्यू हमारी निकल गई, अर्थात जो G का मान है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जो H अपॉन, यदि कहें यदि G का मान, यदि H इज लेस देन RE के, यदि हम कहते हैं जो हाइट है वो RE से कम है, तो उस कंडीशन में H अपॉन RE भी कम होगा। यदि H इज लेस देन RE, जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से H वह RE से कम है, तो R बटे HE का वैल्यू भी वो क्या होगी, R बटे HE का मान भी कम होगा। ठीक है, कम होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विशेष कंडीशन है कि G डैश बराबर G बटे, ठीक है, G डैश बराबर, इसको हम लिख लेंगे G, और ये हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE की घात -2। ठीक है, अब ये सूत्र उसका बन गया, 1 प्लस x की पावर n का जो सूत्र हो जाएगा, या इस तरीके से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा G 1 - 2 H अपॉन RE। ठीक है, ये हो गया। यदि हम यहाँ पे G की वैल्यू देखें तो यहाँ पे देखते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा G, ये यदि हम यहाँ पे देखें G डैश बराबर G माइनस ये हमारा जो है इस तरीके से जो है ये G की वैल्यू निकल गई। अर्थात बोलने का मतलब है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी G की वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि G डैश, इस समीकरण से हमें G डैश बराबर जो हमारी जो समीकरण नंबर 3 आई, ये हो जाएगा G डैश इज लेस देन किसके, G के। अर्थात जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से हम ऊपर को जाएंगे तो G का मान क्या होता है, कम होता है। और यदि H की वैल्यू H बराबर इनफाइनाइट होता है, यदि H हाइट अनंत हो जाएगी तो यहाँ पर जो है अनंत पर H की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब H बराबर यदि अनंत होता है, पृथ्वी सतह से वस्तु जो है अनंत दूरी पर होती है, तो वहां पर G का मान जो है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बच्चों इससे संबंधित जो है न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में यह टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।